नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। नमस्कार, जय भारत। कर्नल साहब, पाकिस्तान में बार बार भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? क्या अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की धमक है या फिर कोई और रीजन है? मैडम, ये जो झटके आ रहे हैं अभी अनवेरिफाइड है। अब पता तो है नहीं। कहते हैं टेक्टोनिक प्लेन जो था उसमें फिजन आ गया। कराची के अंदर करीब 20 के करीब अर्थक्वेक के झटके आए हैं एट दी रिच स्केल जो 2.63 का है। देन देयर हैव बीन साइटिंग्स ऑफ यूएस प्लेन जो कि रेडियो एक्टिविटी माप रहा है। देन एनरिच्ड यूरेनियम इजिप्शियन प्लेन कुछ एक आया है। देन आईएमएफ का जो लोन आया है। मैं इन कड़ियों को इसलिए जोड़ रहा हूं, हो सकता है ये ज्योग्राफिकल अर्थक्वेक भी हो, बट देन 20 एक साथ आना, और ये कराची के आसपास नॉन अर्थक्वेक जोन है। अगर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ, उस तरफ आए तो मैं मान सकता हूं, बिकॉज वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। देन इट इज पॉसिबल दैट वहां पे कोई कमांड सेंटर था या कुछ बेस था, या वहां कुछ का टाइप का टेस्ट हो रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या इवन कहा जा सकता है कीप एन आई ऑन द चाइनीज। अमेरिकन का कुछ लेना देना, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भिखारी देश है। लोन मिला है तो बिक चुका है, करप्ट है बेसिकली। आईएमएफ आप सबको पता ही है, इट इज रन बाय अमेरिका। इस मौके पे लोन दिया है, सो दे विल, अब जब पैसा दिया है तो उसकी वसूली तो करेंगे, जैसे चाइना भी करता है, अमेरिका भी वही तरीका इस्तेमाल करता है। एंड हो सकता है वहां प्रेजेंस हो, क्योंकि ये एक रूट है चाइना का सी पे पहुंचने का, स्पेशली द अरेबियन सी, इंडियन ओशन, क्योंकि इंडियन ओशन is one of the major trade sea routes. तो अदरवाइज चाइना के पास तो कोई तरीका है नहीं आने का। सो दे मे बी वांटिंग, ऐसे भी काराकोरम पास करके ग्वादार पोर्ट पहुंचा है, तो उसको रोकने के लिए हो सकता है अमेरिका ने ये खेल खेला हो। एंड देन मे बी पाकिस्तान को कुछ बोला है कि ये कमांड कंट्रोल सेंटर्स हो या इन पे हमारे भी लोग रहेंगे, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे सुना गया है, अनवेरिफाइड अगेन है, नूर खान बेस वगैरह पे, दैट अनवेरिफाइड अमेरिकन ट्रूप्स आर देयर, पाकिस्तान आर्मी इज नॉट बीइंग अलाउड। जैसे कि चिटागोंग में भी सुना जा रहा है दैट यूएस ट्रूप्स आर देयर, इनमें भी लिटिल दिस थिंग, and these are basically being done so that US can keep an eye on China, and also though not on India, but then yes, India is also growing. India से पे भी थोड़ा सा नजर रखा जाए कि हरकत क्या हो रहा है। So these may be linked with all these activities, and पाकिस्तान को बोला हो कि अपना ये सेंटर वगैरह ठीक ठाक करें या whatever is being done. And during Op Sindoor, again, Sargodha, Kirana Hills, Noor Khan were attacked as per the DG Air Ops, and there were some tremors felt at that time also. So they all may be an afterlog of Op Sindoor. डॉक्टर साहब, एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। ट्रंप को भूकंप की चिंता क्यों सता रही है? वो रहे अपने वहां पर व्हाइट हाउस में, व्हाई ही इज बॉदरिंग अबाउट इट? नहीं, ट्रंप को तो चिंता होगा, क्योंकि ये क्रिएटेड बाय ट्रंप है। एंड ट्रंप, जैसे कि आप देख रहे हैं, हिज एक्टिविटीज आर सो मैवरिक, मतलब पागलपंती की तरह। आज ही जैसे विदाउट द गवर्नर्स परमिशन लॉस एंजल्स में उसने 200 नेशनल गार्ड्स को उतार दिया है और राइटिंग हो रहा है, जो कि लास्ट न्यूज इनपुट्स आए थे।
देन इमिग्रेंट्स को उठा उठा के बाहर भेज रहा है, टैरिफ्स लगा रहा है, कभी बोलता है रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध रोकूंगा, उसको रोकने के बजाय और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया। अभी तो प्यूटिन तिलमिला रहा है। उधर इसराइल का जो लड़ाई है उसमें भी कोई खात्मा तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे भी इसने ये अर्थक्वेक्स अगर सही मायने में देखा जाए मे बी क्रिएटेड बाय द फोर्सेस गवर्न्ड बाय ट्रम्प, एंड देन बेसिकली जैसे कि हमको पता है सिंदूर के टाइम पे जब पाकिस्तान दबने लगा तो they went to US must have given some kind of a call, and then finally इन्होंने बोला होगा कि ठीक है टेल देयर DGMO या टेल द चीफ टू स्पीक टू अस विद DGMO, बातचीत होके किया। तो ट्रम्प इसलिए तिलमिलाएगा क्योंकि ट्रम्प को इन चीजों का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दिस इज द एरिया। अभी वो देख रहे हैं पाकिस्तान कमजोर है, बलोचिस्तान भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, सो दैट इफ US ट्रुप्स आर देयर ध्यान रख सके चाइना पे। उसका मेन मुद्दा चाइना है, तो कंट्रोल चाइना। अभी उसने अपने आप चाइना को एनिमी नंबर 1 या कॉम्पिटिटर नंबर 1 मान लिया है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही इज टेकिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन दिस एरिया, एंड दैट इज व्हाई ये अर्थक्वेक्स का वो काफी ध्यान रख रहा है। कन्ना साहब, ये घर में ही इतनी बुरी तरह से गिर गए हैं, मतलब इधर तो कहिए कि सब तरफ से अटैक हो रहे थे, अब उनके घर में ही दंगे शुरू हो गए हैं। आप ट्रम्प के घर की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ट्रम्प के घर में तो अब लॉस एंजल्स में दंगे तो स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज बेवकूफ के काम करेगा। लॉस एंजल भी और दिस कैलिफोर्निया आल्सो। कैलिफोर्निया, यस। अभी ऐसा है, देखिए आप मेरे घर में मेरे को बगैर बताए घुस जाए फौज लेके, सेम थिंग ही शुड हैव टेकन द परमिशन ऑफ द गवर्नर, और ना गवर्नर ने उसको बुलाया, फेडरल एजेंसीज को बुलाया है, उस स्टेट ने बुलाया नहीं, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ने, और उसने अपने आप इमिग्रेंट कंट्रोल के लिए नेशनल गार्ड के लोग भेज दिए हैं। देन उसके अपने घर में उसका अपना सगा सो कॉल्ड जो भाई उसने पाला था एलॉन मस्क, अब उसके साथ भी लग गया है। सो दीज आर ट्रम्प्स एक्टिविटीज। आई डोंट नो ट्रम्प पूरा टेन्योर कैसे करेगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच आर नाउ कमिंग अप व्हिच आर गोइंग अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट्स। जैसे कि आपको पता है उसने यूनिवर्सिटीज के फंडिंग्स को भी काट दिया है। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज का फंडिंग काटा, उन्होंने रिसर्च बंद कर दिया। कहते हैं हमारे कट्स करेंगे तो हम रिसर्च कर कैसे करेंगे, एंड दे आर स्टॉपिंग देयर रिसर्चेस ऑन मेडिसिन फील्ड, फिजिक्स एंड अदर साइंटिफिक फील्ड। सो हिज एक्शंस आर वेरी, क्या कह सकते हैं, नॉट अकिन जो होना चाहिए। एक पागल आदमी की तरह वो करता है, कभी कुछ डिसीजन दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, पूरा कंफ्यूज करके रखा हुआ है, एंड देन ही इज नॉट लिसनिंग टू एनीबॉडी, हेडस्ट्रॉन्ग हो गया है। So this is a problem which he is facing, and he will face more problems because he is not taking the cognizance of his party, neither he is taking the cognizance of the Congress. He is taking unilateral decisions, which is wrong. He has to take decisions based on the majority from the Congress. अपने आप तो नहीं कर सकता है, and that is what he is trying. आपने करण साहब बिल्कुल सही कहा। और ये जो मतलब इतना ज्यादा रिश्तों में खटास आ गई है कि मतलब एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, लाइक पब्लिकली सारी चीजों को खोद खोद के बता रहे हैं कि वो ये है वो ये है, लेकिन गली में लड़ाई नहीं होती, उस तरीके से इनकी लड़ाई अब शुरू हो गई है। तो ये रिश्ते इनके कहाँ जा करके ये लड़ाई थमेगी, एलन मस्क की और ट्रम्प की? अब ये बताना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए ट्रम्प प्रेजेंटली बिजनेसमैन तो है पर पॉलिटिशियन अब ज्यादा है, प्रेसिडेंट पहले है। इलॉन मस्क पूरा बिजनेसमैन है, उसको काफी सब्सिडीज मिला हुआ था, उस बेसिस पे उसने ट्रम्प को
इलेक्शन में काफी सपोर्ट किया है, पैसे डाले होंगे तो उसकी वसूली वो कर रहा होगा। अब जो भी कारण से दोनों के रिश्तों में खटास आ गया है, वो जो एक डीओजी करके जो एजेंसी बना रखा था, जो कि मिनिस्ट्रीज के या ब्यूरोक्रेसी के एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए फेडरल एजेंसीज और फेडरल कट्स कर रहा था, वो टूट गया है। मस्क एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रम्प के निकल गया है और दोनों अब एक दूसरे के अगेंस्ट में ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट इन द सेंस इतना नीचे गिर चुके हैं कि एक कहता है कि ये साउथ अफ्रीकन माइग्रेंट है, इसको तो हटा के बाहर कर देना चाहिए। दूसरा कहता है मैं स्पेसएक्स या ड्रैगन जो मेरा स्पेस प्रोग्राम है उसको मैं बंद कर दूंगा, डीकमीशन कर दूंगा। और इधर मस्क ने एक और ये लगा दिया है दो कि इट इज नॉट वेरीफाइड। जो सेक्स ऑफेंडर था जेफरी एप्स्टन, उसके साथ ट्रंप को जोड़ दिया है और डिमांड किया कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का इम्पीचमेंट होना चाहिए। इम्पीचमेंट इज अ वेरी बिग दिस थिंग इन अ टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। सो ये डिमांड किया है। एंड देन जैसे आपने कहा, गली के आंटियों की तरह दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ट्वीट कर रहे हैं। एंड देन ट्रम्प सेज विदाउट, मतलब अभी क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो लड़ाई भी मतलब वो ट्वीट वार छिड़ा हुआ है एकदम से। यस, आधी रात को, मतलब भारतीयों के लिए आधी रात को जब एकदम से देखा, अरे एलन मस्क ने ये क्या कर दिया, तो पता चला कि उसके बाद तो रात भर यही सब काम होता रहा, सुबह तक। एंड एक दूसरे के ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं। यहां तक कि मस्क ने ये कहा है कि ये तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकता अगर मैं इसको फाइनेंस नहीं करता, जो शरेआम कह रहा है कि इसने पैसे दिए हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, एलन मस्क की कंपनी भारत में उसको परमिट कर दिया गया है, स्टारलिंक को। अब ये सब जो सिनेरियो बन रहा है भारत के लिए कैसा देखते हैं आप? देखिए मैडम, स्टारलिंक एक बेसिकली कंपनी है जो हाई स्पीड इंटरनेट देता है एंड दिस रन्स ऑन बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स एंड देयर आर अबाउट यू कैन से 675 सैटेलाइट्स जो कि मस्क ने लॉन्च कर रखे हैं और इसके बेसिस से ये हाई स्पीड डाटा आपको दे रहा है। और ये हाई स्पीड डाटा जो स्टारलिंक देता है ये इवन अमेरिका में काफी प्रचलित है, बल्कि व्हाइट हाउस का पूरा जो कम्युनिकेशन है स्टारलिंक देखता है। और अभी तो हम अपने देश के तो क्या सोचे, अभी विद दिस काइंड ऑफ जो दोनों में लड़ाई चल रहा है, व्हाइट हाउस में जो कम्युनिकेशन है उस पे हैजर्ड होने लग गया बिकॉज स्टारलिंक पे बेस्ड है। एलन मस्क कैन ऑलवेज क्रैश इट और मॉनिटर इट। सेम वे इंडिया में हमने उसको लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है, फाइनल अभी तक किया नहीं है, बट अगर हो जाए, जैसे जियो ने और भारती एयरटेल ने इनके साथ ऑलरेडी सुलह कर लिया है। सो बेसिकली अगर ये इंडिया में आ गया, डाटा सिक्योरिटी में तो प्रॉब्लम आएगा ही, एंड देन देयर विल बी cases of jamming by Starlink if it wants, because now it is not an Indian company which is looking after the data, it is US satellites. Your data can be insecure, then dual use ho jayega. They can use this data for other kind of intelligence also, मतलब आपका जो basic intelligence है उसको use कर सकते हैं कहीं और पे, and then there will be क्या कहते हैं data लोकलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो डाटा कलेक्ट करने लग जाएंगे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर एंड ऑल्सो दे कैन ब्रीच आवर, यू कैन से मिलिट्री कम्युनिकेशन, बट देन मिलिट्री कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम अलग होता है, बैंडविड्थ अलग होते हैं, तो वो जनरली कमर्शियलाइज्ड कंपनीज को या सर्वर्स को बेचते नहीं है। But still, if there is an overlap, ये communication वाले ज़्यादा बता पाएंगे, but then there are chances of overlap of data and some data getting onto them, or they can break into our bandwidths and get some information. So there can be chances of
सिक्योरिटी लैप्सेस इन आवर कंट्री ऑल्सो, और कॉर्पोरेट्स जो यूज कर रहे हैं अपना इन्हीं नेटवर्क्स को, उनके लिए तो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहेगा, बिकॉज इट्स अ फॉरेन कंपनी विच इज ट्रांसमिटिंग द डाटा एंड दे कैन ऑलवेज कलेक्ट इट फ्रॉम देयर सैटेलाइट्स। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद अब इतना ऊंचा हो गया है और कनाडा को भी ये समझ में आ गया है। तो G7 में जो इनवाइट आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ये क्या कहानी है? क्या समझ पा रहे हैं? कनाडा भारत के घुटनों में आ गया है? देखिए, ट्रूडो भी एक बेवकूफ आदमी था। वो कुछ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के चक्कर में, कुछ कायर लोगों के चक्कर में अपना देश का रिश्ता किसी और देश के साथ, इंडिया कनाडा रिलेशंस वर वेरी गुड, हमारे एनर्जी डील्स थे, ट्रेड डील्स थे, स्पेस डील्स थे, इवन तक के डिफेंस कोऑपरेशन के कुछ डील्स थे, सबको। तो लेकिन वो खालिस्तानियों के प्रेम में पड़ के उसने अपना नाश कर लिया ना। मैं माइनॉरिटी पॉलिटिक्स वही कह रहा हूँ कि ये गुरबंत सिंह पन्नू जो कि एंटी सोशल डिक्लेयर्ड है इंडिया में, 6 फॉर जस्टिस कह रहा है। किस चीज का जस्टिस? अगर उसको लड़ना है तो ही शुड कम टू इंडिया एंड फाइट फॉर खालिस्तान और व्हाटएवर ही वांट्स। वहां से बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है और पैसे दे के ट्रूडो के गवर्नमेंट को इतना गिरा दिया कि ट्रूडो को अपना प्राइम मिनिस्टर छोड़ना पड़ा, बिकॉज इट इज सेड दैट ही एंड जगमीत दे वर रनिंग द रूस्ट किंग मेकर्स थे। बट नाउ माइक कार्नी सीम्स टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। जैसे कि एक दिन आपने डिस्कशन, ही इज एन इकोनॉमिस्ट हु हैज बीन गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये पॉलिटिशियन नहीं था, ये इंटेलिजेंट आदमी। नाउ ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ ट्रेड। ये इंडिया विच इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी टुडे, हमने जापान को भी सरपास कर दिया है। सो इफ वी कैन बी विथ कनाडा, कनाडा कैन बेनिफिट विथ अस। लाइक ट्रम्प ने कनाडा को भी धमकी दिया था कि मैं इसको 51st स्टेट बना दूंगा इनको टेक ओवर करके एंड ऑल दैट। सो बट then it is a country by itself. So Carney has understood that, and if he has good relations with the European countries, with India, with the Islamic countries, he can stand up against Trump. और उसने वैसे भी अपना जो पोल एजेंडा दिया था, he said that we will stand up against Trump and we will not be the 51st state. So that is why he has invited Modi ji for the G7. दो invite late आया है, but आया है. So and then I'm sure Carney will take care that these anti-social elements जो कि pro खालिस्तानी है, he is not able to disrupt the G7, जो कि गुरवंत पन्नू ने कुछ statements भी दिए that I'll try to disrupt Modi's politics and his meeting. So let us hope Carney takes care of that and our security takes care so that nothing untoward happens. नहीं, वो कर्नल साहब, वो जो आप बात कर रहे हैं, उनसे सवाल किया गया था निजर को लेकर के मिस्टर कार्नी से, तो उन्होंने उसको सिरे से बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना, खारिज कर दिया। उन्होंने उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन मैं एक चीज और आपसे इसी से जुड़ी हुई जानना चाह रही हूँ, G7 से। अब ये जो समिट होने जा रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑप संदूर के बाद ट्रंप के सामने उनका आमना सामना होगा। तो वो जो सिनेरियो है वो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ट्रंप की भूमिका आपने देखी ऑप सिंदूर में कि मैंने मीडिएशन करवाया है, तमाम इंडियन पॉलिटिक्स में उसने ये कह करके अफरा तफरी मचा दी, है ना। अब दोनों राष्ट्रों के जो प्रमुख के आमने सामने होंगे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप, तो वो जो सीन होगा मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं मोदी जी को, ही विल बी एबल टू हैंडल ट्रंप वेरी वेल, बिकॉज ट्रंप ने मोदी को डायरेक्टली, जबकि मोदी ने क्लियरली कहीं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो या प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी ने कहीं जिक्र तक नहीं किया है अबाउट ट्रंप। और इसके अगेंस्ट में ट्रंप ने कुछ बोला भी नहीं है। तो ही सेड ट्रेड डील्स खत्म कर दूंगा या उनको ट्रेड में,
but then he has not been able to do anything because he knows that इंडिया के साथ ट्रेड इस मौके पे तोड़ना इतना आसान नहीं है। टैरिफ्स जब लगाए भी थे, सबसे कम टैरिफ इंडिया पे लगे थे। तो आई एम श्योर अभी जब G7 में मिलेंगे, so they will meet as friends and they will not talk about what has happened about ceasefire of Sindoor. Maybe they may talk about other things of trade and all, because Trump knows ये टॉपिक छिड़ेगा तो उसकी ही मुंह के बल लेना पड़ेगा, बिकॉज मोदी सही कहते हैं, अगर छेड़ दिया तो किराना हिल्स के सारे जो भेद है वो खुल जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने मेरे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी परोसी है, अब मेरे शो के लिए आपने समय निकाला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय हिंद।